हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं जी हाँ दोस्तों, एक शैलेंद्र कुमार जी हैं जिनका अक्सर जो है कि किसी प्रकार का सुझाव या लेख को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया देते रहते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों उन्होंने एक सुझाव दिया है कि सर आप जो है कि टेलीग्राम पे आएँ। तो सर हम आ चुके हैं टेलीग्राम पे, और हो सकता है अगर पहली बार चला रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर नाम बता दे रहा हूँ। उसका नाम भी यही है, जीएस स्टडी 94 के नाम से आप लोग सर्च करिएगा। और जो भी चीज़ें होंगी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें हम आपको उसके माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ। इसमें लिखा है कि आशा हर दुख का इलाज है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, डू नॉट एक्सपेक्ट विद एनीवन विद एनीथिंग। किसी से किसी प्रकार की आशा मत रखिएगा। यदि आप आशा रखते हैं किसी से भी, तभी आपको दुख होता है। कि मैं आशा रखता हूँ कि फला व्यक्ति मेरे से कभी नहीं झूठ बोले। कौन हो भाई आप, क्यों ना झूठ बोलेगा। मतलब इस तरह की अगर आप बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, इंसान को आज अपने आप के ऊपर भरोसा करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं हमें जो कहते हैं कि भैया हमें तो अपने ऊपर ही भरोसा ना है। तो यदि आप खुश रहना चाहते हैं, देखिए जब एक सीरियसली बात बता रहा हूँ कि अमूमन देखते हैं आप लोग, जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो ऐसी तमाम तरह की लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। बस यही लोग कहते हैं कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, तूने मुझे चीट किया। तो इस तरह का भरोसा क्यों पाल रही हो दूसरे से, या क्यों पाल रहे हो दूसरे से। तो यही चीज़ें दुख देती हैं। एक पिता भी कह सकता है पुत्र से कि मैंने एक भरोसा किया था तुम्हें लेकर, तुम सिविल की तैयारी कर रहे हो, कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, समझ में नहीं आता, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं टिकटॉक पे तुम ज़्यादा छाए हो। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो ऐसी बेबुनियादी किसी से आशा ही मत रखिए। जब आप आशा रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो चुके हैं और आप कमज़ोर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार ऐसा करके देखिए, यदि सामने वाला लॉयल है, ईमानदार है, तो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आप दुखी हों। अगर नहीं सही है ना तो हमेशा यही करेगा, अरे यार तुम्हें बताना चाहिए था ना, तुम्हें ये नहीं पसंद है। यार किसी को बताना नहीं होता, जो रिलेशंस होता है, चाहे माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं राहुल गांधी की राय। आजकल इनकी मम्मी जी और ये बहुत सुझाव दे रहे हैं सरकार को, अच्छी भी बात है। देखते हैं, कोरोना संकट से निपटने को लेकर अपनी राय प्रकट करने सामने आए राहुल गांधी ने यह कहकर तो सकारात्मक भाव का परिचय दिया कि अभी मोदी से नहीं कोरोना वायरस से लड़ने का समय, लेकिन यह रेखांकित कर उन्होंने नकारात्मकता ही प्रदर्शित की कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन को जिस तरह खारिज किया उससे लोगों में भ्रम फैले तो हैरानी नहीं। ध्यान रहे कि पहले से ही कुछ लोग लॉकडाउन को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे लोग यह मानते हैं कि सरकार लॉकडाउन के जरिए उनकी परेशानी बढ़ा रही है। तबलीगी जमात के लोग तो न केवल ऐसा सोच रहे हैं बल्कि लॉकडाउन का हर संभव तरीके से उल्लंघन भी कर रहे हैं। आज यदि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कठिन हो गई है कि जमातियों के घोर गैर जिम्मेदाराना आचरण के कारण ही। आपको एक चीज़ मैं सीरियसली बता दूं दोस्तों, इस समय तकरीबन हो सकता है कल का जो मैं आंकड़ा भी बता रहा हूँ 12,000 समथिंग था, हो सकता है आज 13,000 पहुँच गया हो। ये जो कुछ लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से जो ये इस चीज़ में जो आए दिन इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, ये हमारे लिए बहुत ही दुविधा है। यही आंकड़े थे इटली में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, और अचानक ये बूस्ट कर गया। जैसे ही एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन जाएगा ना, उसके बाद कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए आप सम्मान करें। जो बार बार बताया जा रहा है, आप अपने घरों में रहें, लक्ष्मण रेखा ना लांघे। यदि किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो एक परिवार के सदस्य को भेजें, वो भी पूरी प्रिकॉशन के साथ उसे भेजें, जैसे लगे कि हाँ हम बॉर्डर पे भेज रहे हैं। जी ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद उसके जूते जो है कि सैनिटाइज करिए। हर एक चीज़, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो खुद बंदा हो, बाहरी जितने भी चीज़ें हैं जो हवा के या किसी अन्य चीज़ के संपर्क में आ सकती हैं, वो सारी चीज़ों को सैनिटाइज करिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा। उम्मीद की जाती है कि संयम और अनुशासन का परिचय देने से इनकार कर रहे लोग राहुल गांधी की राय से प्रेरित नहीं होंगे और ये समझेंगे कि भारत अगर कोरोना के भयावह कहर से एक हद तक बचा हुआ तो लॉकडाउन कारण ही है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं मीडिया में, तमाम तरह के लोग, कि अरे लॉकडाउन नहीं है। याद रखिएगा, कहते हैं ना एक, आप लोग भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, दवा से बढ़कर परहेज होता है।
यदि आप किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी है तो डॉक्टर बार बार उसे सुझाव देता है, भैया दवा तो हम दे रहे हैं ठीक है, बट यदि आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आप सही भी होंगे तो उस तरह के सही नहीं होंगे या जल्दी ठीक नहीं होंगे। अब डॉक्टर मना कर रहा है कि आप ठंडा पानी ना पिए, अब ठंडा पानी पी रहे हैं, डॉक्टर मना कर रहा है कि आप चावल ना खाएं, चावल खा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है कि आप दवा ना लें, सॉरी आई मीन दारू ना लें, उसके बाद आप दारू ले रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं आपके जो स्वास्थ्य के ऊपर बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो इसीलिए आज ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, इसके बारे में ही कहा जा रहा है कि आप घर के अंदर रहिए। ऐसे किसी भी संक्रमित व्यक्ति के अगर संपर्क में आप जाएंगे तो आपका समझ लीजिए आप उसकी खुराक बन गए। आखिर राहुल गांधी उस तथ्य को ओझल कैसे कर गए जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया कि अगर देश में समय रहते लॉकडाउन नहीं किया जाता है तो 15 अप्रैल तक 8 लाख से अधिक कोरोना मरीज हो सकते थे। उन्होंने इससे भी अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए था कि दुनिया के अन्य देश कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का ही सहारा लेने में लगे होंगे। आज आपको बता दें कांग्रेस जैसी पार्टी का ये असर क्यों है पता है, क्योंकि उनके पास एक क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है, विचारधारा नहीं है, कोई इस तरह का लीडर नहीं है जो मोटिवेट कर सके पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, ठीक है, वरिष्ठों को, कुछ नहीं है। मतलब कांग्रेस में कब कौन क्या बोल दे रहा किसी को कोई मतलब ये है ना, सबको सब लाइटली लेते हैं, कोई किसी का बात नहीं, कुछ नहीं। जब तक आप देखिए परिवारवाद और एक बंधन से निकल कर बाहर नहीं आएंगे तब तक जो जनता कैसे समझेगी कि यदि हम इस छोटे से स्तर पर इतना काम कर रहे हैं तो आप हमें बड़ी जिम्मेदारी देंगे। और इतिहास रहा है दोस्तों, कांग्रेस ने अभी भी कोई भी किसी प्रकार की बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। यदि आप बात करें कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बारे में, तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो है एक कठपुतली थे, ये पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। आखिर जब ये प्रमाणित हो चुका कि लॉकडाउन कोरोना से लड़ाई में कारगर हथियार, तब फिर राहुल गांधी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि उससे बात नहीं बनने वाली। सोचिए, इनके जो बयान होते हैं काफ़ी बेतुके होते हैं, आधारहीन होते हैं। यदि ये सच में जानकार होते हैं, समझदार होते हैं, तो इस तरह की ये बेतुका बयान नहीं देते कि लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, सरकार को अन्य चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अर्थव्यवस्था गिर रही है सर, अर्थव्यवस्था आज पूरे जो संसार का जितने भी देश है, पूरी पृथ्वी के पर जितने देश हैं, सबकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, ठीक है। तो इस तरह कुछ ऐसे रिलेवेंट बात करिए जिसे भारत सरकार एक बार इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचे। ये नहीं कि आपको इस तरह की बयानबाजी करने के बाद लोग जो है कि हंसी मजाक करें। राहुल ने लॉकडाउन की महत्ता को नकारते हुए इस पर जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। निस्संदेह इसकी आवश्यकता अनेक लोगों की ओर से भी जताई जा रही है और यह समय की मांग भी है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसा ही किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में स्वास्थ्य परीक्षण के काम ने गति पकड़ा है। राहुल गांधी एक और परीक्षण किट की कमी को स्वाभाविक मान रहे हैं और दूसरी ओर यह भी कह रहे हैं कि परीक्षण बढ़ाने का कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। क्या यह बेहतर नहीं होता कि वो इस तरीके के बारे में कुछ बताते? निस्संदेह इस समय बहुत से काम किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम राहुल गांधी को तो देश के सीमित संसाधनों से परिचित होना चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटे से लेख यदि आप किसी से डिबेट करते हैं राहुल जी को लेकर या कांग्रेस को लेकर, तब आप अपना स्टैंड ले लीजिए और उनसे कहिए कि चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, जब आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप उनके साथ खड़े रहिए। तमाम तरह की भले बातें हो, एक शेर कहते हैं, नहीं इतना भी अपनों से दूरी नहीं बनाना चाहिए कि शेरों का शिकार कुत्ते करने लगे। तो ऐसी दुविधा में दोस्तों, परिवार देश अपना देश है। यदि आप देश के साथ स्टैंड नहीं कर पाते हैं तो फिर आपसे कोई कभी भी किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखेगा, ठीक है। तो इस तरह अपने आप को न बनाएं कि कल को किताबों में लिखा जाए जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था तो हमारे देश के कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे मजहबी पंथ निरपेक्षता वाले बंदे थे जो जिनका उद्देश्य था सरकार गिराने के चक्कर में भारत ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब देखिए, कोरोना से जंग में सहायक बाधक तत्व, हम बात देखिए अब क्या करेंगे, कोरोना से जंग में सहायक बाधक तत्व। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एडिटोरियल है। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या सहायक है क्या बाधक है, किस वजह से जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है ये आंकड़ा, ठीक है, और क्या करें कि ये रुक जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है,
कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 से लड़ाई में भारत ने जिस तत्परता और धैर्य का परिचय दिया, उससे पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ा है। आज आप देख सकते हैं WHO ने किस तरह प्रशंसा की है कि भारत जैसा देश जो दुनिया में दूसरे नंबर पे आबादी में है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा दुनिया का देश है, अपने आप को यहाँ तक वो बोला कि स्वास्थ्य जैसी इक्विपमेंट में वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं है अन्य देशों से। फिर भी वहाँ के जो लोग हैं, जो लोगों ने राष्ट्रीयता दिखाया, नेशनलिज्म दिखाया है, वो भारत जैसे लोगों से और भारत जैसे देश से हमें सीखना चाहिए कि ये होना चाहिए कि जब कभी भी देश दुविधा में हो तो हम भारतीयों की तरह लोग एकजुट आकर अपना अपना सहयोग दें अपने अपने अनुसार। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी इस आपदा में अपने सारे संसाधन झोंक दिए हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई अकेले सरकार के बूते नहीं लड़ी जा सकती। राज्य सत्ता या स्टेट के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स यानी सरकार से इतर लोगों को भी इस लड़ाई में बड़ी भूमिका है। नॉन स्टेट एक्टर्स का अर्थ है कि सरकार के असंबद्ध वे सभी संगठन, समूह और लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से शक्तिशाली हैं और विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इनमें बुद्धिजीवी, मीडिया, NGO, सामाजिक धार्मिक संगठन, कॉर्पोरेट जगत, फिल्म जगत और लोग भी हैं। तो देख सकते हैं हमारे भारत जैसे देश में जिसके पास जो माध्यम है, सोशल नेटवर्किंग एक समय देख सकते हैं, जिसके माध्यम से चाहे अमिताभ बच्चन हो, कार्तिक आर्यन हो, शिफू जी हों, मोदी जी हों, अपने राजनाथ सिंह जी हों, अमित सिंह जी हों, रजनीकांत जी हों, ऐसे तमाम तरह के बड़े बड़े लोग हैं जिसे नॉन स्टेट एक्टर्स बोला जाता है। तो ये लोग आगे आकर किस तरह से हमारे देश को जागरूक कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बार बार किसी प्रकार की जो है कि बैरियर न क्रिएट करें और अपने घरों में रहें। ठीक है, तो इनका जो योगदान है हमारे देश में बहुत बड़ी आप कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर देखा जाए जो फंडिंग किए हैं या फिर कहें जो PM केयर्स जो फंड बनाया गया उसमें ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूट किए हैं यही लोग हैं। ठीक है, तो निर्भर है हमारे यहाँ 2 तरह के NSA हैं, एक जो नकारात्मक है और निहित स्वार्थ बस हर चीज़ के शक की नज़र से देखते हुए बाल की खाल निकालने में जुटे रहते हैं। हाँ जी, अवार्ड वापसी याद होगा, इनसिक्योरिटी याद होगा। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कभी कभार भारत जैसे देश में कि साला कैसे रहेंगे, अपने बच्चे कैसे रहेंगे। तो ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं जो कहने के तो नॉन स्टेट एक्टर्स में आते हैं, बुद्धिजीवी हैं, मीडिया वाले हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, एंटरप्रेन्योर है, पर दोस्तों जो उनकी मानसिकता बहुत ही गिरी हुई है, उनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनका जो उद्देश्य है बार बार भारत जैसे देश को गिराना है। मसलन कोरोना से उपजे हालात से निपटने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है धन और उसका साम्यक आवंटन, जिसके लिए PM केयर्स फंड का गठन किया गया। इस पर तत्काल ऐसे लोगों की आक्रामक प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। एक छद्म उदारवादी बुद्धिजीवी ने सवाल उठाया कि PM रिलीफ फंड के रहते इसकी क्या ज़रूरत है। एक याचिका बाद वकील तो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। जानना ज़रूरी है कि PM रिलीफ फंड के मुकाबले अपने गठन और कार्य प्रणाली में PM केयर्स फंड ज़्यादा पारदर्शी, लोकतांत्रिक और कार्यकुशल है। मतलब भैया ऐसे लोग हैं ना, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। इस दुविधा भरी घड़ी में भी जिसके ऊपर शक करना चाहिए, जिसके ऊपर सवाल करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं किया जा रहा है। सोचिए, मतलब ऐसे वकील हैं मोदी जी की नीतियों को लेकर पहुंच जा रहे हैं। और इस समय सोचिए, उसके बाद है किसी भी दल के सदस्य को जगह नहीं दी गई। PM रिलीफ फंड में धन आवंटन का सर्वाधिकार सिर्फ PM को था, जबकि PM केयर्स फंड में यह काम प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री मिलकर करेंगे। ठीक है, यह नहीं पुराने फंड की सारी देखभाल एक सचिव के हाथों थी, जबकि नए फंड का जिम्मा 10 लोगों के एडवाइजरी बोर्ड। सॉरी दोस्तों, कहीं चले गए थे। तो उसके बाद दोस्तों प्रभावशाली अभिकरण है। ठीक है, लेकिन मीडिया के एक तबके ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमज़ोर ही करने की कोशिश की है। वाइट नहीं है, ठीक है, एक मिनट। पहले तो मीडिया का एक खास हिस्सा लॉकडाउन पर ही नाक भौं सिकोड़ता रहा। फिर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, पुलिस प्रशासन, मीडिया आदि के उत्साहवर्धन और आभार प्रदर्शन करने के लिए PM के ताली थाली बजाने के आह्वान का मजाक उड़ाना शुरू किया। देश की संकल्प शक्ति और एकजुटता को दिखाने के लिए दिया जलाओ कार्यक्रम की भी मीडिया के इस हिस्से ने खिंचाई की। कुछ ने तो आगजनी की फर्जी खबरें फैलाने से भी गुरेज नहीं किया।
कुछ ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल भी खबरें तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे। विगत दिवस मुंबई में मजदूरों को रेल से घर ले जाने के इंतजाम की एक झूठी खबर की शुरुआत एक टीवी चैनल द्वारा की गई। अफसोस की बात, इस संकट काल में भी मीडिया का यह हिस्सा घोर गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है। सोशल मीडिया एनएसए का एक अन्य प्रमुख घटक है। इसकी भूमिका पर भी सवाल उठे। भारत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कोशिशों के खिलाफ समुदाय विशेष को भड़काने उकसाने के लिए टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर बड़े पैमाने पर भड़काऊ वीडियो डाले जा रहे हैं। 30,000 से अधिक वीडियो का विश्लेषण करी कंपनी वाइजर इन्फोसेक ने रिपोर्ट दी कि कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारियां, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सलाहों के खिलाफ मजहब की आड़ में भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया पर परोसी जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बारे में सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया है। धार्मिक संगठन और धर्मगुरु भी प्रभावशाली एनएसए हैं। भारत में तो ये खासे असरदार है, लेकिन तबलीगी जमात और उसके प्रमुख मौलाना साद की कोरोना संक्रमण फैलाने में जो खतरनाक भूमिका रही वह किसी से छिपी नहीं है। तो इनका भी कुछ लोग हैं जो बचाव किए हैं, आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में दिखाया भी है। उसके बाद है, देश के कई हिस्सों में जमातियों द्वारा डॉक्टर नर्सों से बदसलूकी करने, उन पर हमले करने, इलाज और सहयोग करने, छिपाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कल मुरादाबाद में किस प्रकार से 2 दिन पहले की घटना है। डॉक्टरों के ऊपर कुछ मतलब चाकू या कह सकते हैं तेज़ तर्रार हथियार चलाने का भी काम किया गया। तो जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, जो सफाई कर्मी है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे ज़िंदगियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद हम उन्हें इनाम में क्या दे रहे हैं? हम लोग मतलब उन्हें ही उपेक्षित कर रहे हैं, ठीक है, प्रताड़ित कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब ये किस चीज़ का परिचय है? ये जमाती किस तरह उत्पात मचाए हुए इसे इंदौर, हैदराबाद, मुरादाबाद की घटनाएं बता रही हैं। अफसोस है कि अनेक तथाकथित बुद्धिजीवियों और सेकुलरिस्ट का उनका बचाव करने में लगे हुए। इस मामले में कई उलेमाओं के बयान ज़्यादा जिम्मेदारी से भरे दिखे हैं। जाहिर है कि एनएसए में नकारात्मक लोग ही नहीं, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सही सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने और जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। इसी तरह अनेक सामाजिक संगठन वंचित तबकों के लोगों को भोजन और दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ भेदभावी लोगों ने तो कमज़ोर तबकों की मदद के लिए रातों रात अपने को संगठित करने का काम किया। इसी तरह विभिन्न धार्मिक संस्थाओं ने पीएम फंड में बड़ी राशि दान दी। कॉर्पोरेट जगत भी पीछे नहीं है। टाटा समूह, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अन्य औद्योगिक कोरोना से लड़ाई में कंधे से कंधा मिला रहे हैं। फिल्म और खेल जगत के कई सितारे भी हर संभव मदद कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश की आम जनता निभा रही है। संकट की इस घड़ी में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक के लोग एक साथ आ गए और अपनी सामर्थ्य भर अपना योगदान दे रहे हैं। कोरोना से जारी लड़ाई कमज़ोर लोग कर रहे हैं। लोगों को समझ लेना चाहिए कि एक तो कोरोना वायरस विचारधारा, मजहब और दलील निष्ठा नहीं रखता और दूसरी जनता उन्हें माफ़ नहीं करने वाली। तो आपको बता दें, हर वो व्यक्ति जिसकी सोच, जिसकी विचारधारा पाकिस्तान परस्त है या फिर भारत को ऐसे संकट की तरफ धकेलना है, अगर इस तरह की आप विचारधारा सोच रखते हैं तो वास्तव में आपकी सोच और विचारधारा दुर्भाग्य ही है। कठिन चुनौतियों से जूझती पुलिस। अब देखिए पुलिस के सामने कौन कौन सी कठिन चुनौतियां हैं, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। आज जब पूरा देश कोरोना वायरस से उपजी वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, तब डॉक्टरों, स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों के साथ साथ पुलिस की भी भूमिका आम हो गई है। समाज की निगाहें पुलिस के कामकाज और उसके तौर तरीकों पर है। इस महामारी ने लोगों को घरों के अंदर बैठा दिया, उनके पास करने को कुछ खास काम भी नहीं है। इस परिस्थिति में कोरोना के खिलाफ जंग में कौन कितना काम है और कैसे कर रहा है, इसे जांचने परखने के लिए लोगों को समय भी मिल गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले से ही था, अब सोशल मीडिया की बदौलत जन जन तक हर जानकारी हाथों में पहुंच चुकी है। देश की जनता न केवल पुलिस के कामकाज को देख रही है, बल्कि पुलिस के सामने आ रही चुनौतियों का संज्ञान भी ले रही है। वो पुलिस को उन समस्याओं से अवगत कराने का भी काम कर रही है जो देश में कहीं पर भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया के इस युग में किसी समस्या को छिपाना संभव नहीं, ठीक, छुपाना संभव भी नहीं। यदि पुलिस की किसी समस्या से अनजान भी होती है तो किसी न किसी के जरिए वह उससे परिचित हो जाती है। दरअसल मीडिया और खासकर सोशल मीडिया ने पुलिस तक आम लोगों की पहुंच बहुत आसान बना दी है। इसे आसान बनाने का काम खुद पुलिस ने भी किया है। वह सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और कोई भी उससे अपनी समस्या शिकायत से भी अवगत करा सकता है। अक्सर पुलिस की आलोचना होती है, लेकिन तमाम आलोचनाओं के बावजूद एक सभ्य समाज संकट की घड़ी में आमतौर पर पहले उसे याद
करता है, भले ही उस संकट से निपटना सीधे तौर पर पुलिस के अधिकार में ना आता हो। आज ऐसी परिस्थिति है, पुलिस लोगों को खाना दवाएं मुहैया कराने के साथ उनकी अन्य ज़रूरत को पूरा कर रही है। आज के माहौल को देखते हुए मुझे दिल्ली के वसंत कुछ थाने में बरसों पहले आई उस पीसीआर कॉल्स का स्मरण आता है, जिसमें एक सज्जन ने अपने कूलर में सांप घुस आने पर पुलिस से मदद मांगी थी। आज तो लोग हर तरह की सहायता के लिए पुलिस की मदद मांग रहे हैं। संकट की हर घड़ी में पुलिस को याद करना उसके प्रति जनता के भरोसे का परिचायक है। पुलिस के लिए इससे बेहतर स्थिति और क्या हो सकती है। और एक स्थिति तो उधर भी है दोस्तों, किस तरह से कुछ लोग पहुंच जाते हैं थाना जलाने के लिए। ठीक है, थाना फूकने की फिराक में पुलिस वालों का कुछ लोग पटियाला में हाथ काट देते हैं। ऐसे लोग भी हैं देश में। देश के लोग उससे अपनी अब समस्याओं का समाधान करने वाला समझ रहे हैं। बहुत लोगों ने ऐसी ऐसी परेशानियों में पुलिस को याद किया जिनसे परंपरागत तौर पर एक पुलिसकर्मी का कोई वास्ता नहीं होता। आज पुलिस के कार्यक्षेत्र का दायरा बहुत व्यापक हो गया है। पुलिस के बढ़ते कामकाज को लेकर पुलिस महकमे अक्सर माथापच्ची होती आई है। पुरानी पीढ़ी के कुछ पुलिस अधिकारी पुलिस के कार्यक्षेत्र को परंपरागत रूप से अपराध की रोकथाम और अपराधी को पकड़ने तक ही सीमित रखने की हिमायती हैं। कुछ अधिकारियों को तो पुलिस को सुरक्षा कार्य में लगाए जाने को लेकर भी ऐतराज रहा है। सॉरी, मेरे पापा को नहीं पता मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आ गए थे कह रहे हैं गाड़ी पहुँचदा ऐसा कि मैं स्कॉर्पियो में भी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। अब पूरा क्लोज़ किया हूँ विंडो वगैरह। तो उसके बाद दोस्तों, पुलिस के बढ़ते कामकाज को लेकर पुलिस महकमे अक्सर माथापच्ची होती है। पुरानी पीढ़ी के कुछ पुलिस अधिकारी पुलिस के कार्यक्षेत्र को परंपरागत रूप से अपराध की रोकथाम और अपराधी को पकड़ने तक ही सीमित रखने की हिमायती हैं। कुछ अधिकारियों को तो पुलिस को सुरक्षा कार्य में लगाए जाने को लेकर भी ऐतराज रहा है। इसके विपरीत शांति सेवा और न्याय के आदर्श को साथ लेकर चलाने वाले पुलिस अधिकारियों की पुलिस के बढ़ते कामकाज से कोई गुरेज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आज की तेज़ी से बदलती परिस्थितियों में पुलिस को अपने दायरे को संकुचित नहीं रख सकती। उसे जन कल्याण की भावना से अब वह सब कुछ करने के लिए सहज तत्पर रहना चाहिए, जिसकी अपेक्षा मुसीबत में पड़ा व्यक्ति पुलिस से करता है। हाँ, फौरी मदद के बाद वह काम संबंधित विभाग के हवाले करने की व्यवस्था बनाना आवश्यक है, अन्यथा पुलिस का अपने असल मकसद से भटक जाने का खतरा पैदा हो जाएगा और उस पर काम का बोझ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी वह काम के बोझ से दबी हुई है। कोरोना के कहर से बचने के लिए जारी लड़ाई में पुलिस की महती भूमिका ने इस बात को पूरी दुनिया में बड़ी मजबूती से स्थापित कर दिया है कि संकट काल में जनता की पहली पसंद पुलिस ही है। अब जब लोगों की पुलिस से उम्मीद बढ़ती जा रही है, तब पुलिस कर्मियों के सामने एक और जहां अपना काम बखूबी निभाने का जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती भी है। वैसे तो कोरोना के कहर से सीधे तौर पर डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी ही जूझ रहे हैं, लेकिन उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में पुलिस तंत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन जैसे इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पुलिस सहायता के बिना काम करना लगभग असंभव है। ऐसी स्थिति में पुलिस के सामने दोहरी चुनौतियां, एक तो कानून का पालन करना और दूसरे असामाजिक तत्वों से निपटते हुए कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों में अपना योगदान देना। आज आप देख सकते हैं, छोटी से बड़ी कोई भी मुसीबत हो, कोई महिला देखे होंगे आप, प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के शुरू जब लेबर पेन होने लगता है, डिलीवरी के लिए भी पुलिस को बुलाया जा रहा है, खाना के लिए पुलिस को बुलाया जा रहा है। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब कभी भी दुविधाएं इस तरह की आई हैं, तो अगर हमारे लिए कोई तत्परता से खड़ा होगा तो दोस्तों पुलिस है। तो इसलिए उसको वो उपेक्षित मत करिए। जिस तरह से किया जा रहा है, उसके साथ हाथ पैर काटा जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा कुछ और किया जा रहा है, तो वो चीज़ गलत है। इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि जहाँ स्वास्थ्यकर्मी सेहत के लिए पैदा किसी आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, वहीं पुलिसकर्मी आमतौर पर ऐसे प्रशिक्षण से कम ही गुजर होते हैं। बावजूद इसके पुलिस इन विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य प्राण द्वारा दूसरे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सामने अपने काम की मिसाल पेश कर रही है। चूँकि देशव्यापी लॉकडाउन को विस्तार दे दिया गया, इसलिए यह तथ्य है कि आने वाले दिनों में पुलिस की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद है कि मौजूदा चुनौतियां पुलिस को और अधिक जिम्मेदार एवं संवेदनशील बनाएंगी तथा उनके मानवीय चेहरे को और चमकाएंगी। यदि कठिन चुनौतियों से जूझती पुलिस आत्मसंतोष के भाव में अपनी पीठ खूब थपथपाए, तो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपसे कोई डिबेट करता है पुलिस के ऊपर, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कह रहे हैं पुलिस वाले जिस तरह से मार रहे हैं आम जनता को, तो दोस्तों अगर इतना ना करें ना, तो ये जो जनता है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मूर्खतापूर्ण परिचय दे रहे हैं।
घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। देख सकते हैं महाराष्ट्र में जो हुआ, एक बड़ा बिजनेसमैन पकड़ाया है, 5-6 गाड़ियाँ लेके पिकनिक मनाने गया था। तो फिर क्यों ना पुलिस सतर्कता दिखाए। अगर सख्ती के साथ पेश नहीं आएगी तो यहाँ की जनता बात मानने वाली है। तो ऐसे लोग अगर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं तो उन्हें इसका दंड मिलना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।